नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई। अब तक यूपी के 14 जिलों में 40 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तक कुल 525 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 380 आरोपी मुकदमों में गिरफ्तार हो चुके हैं। 145 आरोपियों का धारा 151 में चालान किया गया है। तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अग्निपथ स्कीम का जिन लोगों ने विरोध करते हुए हिंसा की, उपद्रव किया, आगजनी की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है। और अभी तक आपको बता दें कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 145 आरोपियों का धारा 151 में चालान भी किया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई। अब तक यूपी के 14 जिलों में 40 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तक कुल 525 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 380 आरोपी मुकदमों में गिरफ्तार हुए। 145 आरोपियों का धारा 151 में चालान किया गया है। तो जिन लोगों ने हिंसा की थी, उपद्रव किया था, अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है। आज क्या कुछ और कार्रवाई हुई है, इस पर बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 525 लोगों की गिरफ्तारी, एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा संदेश कि हिंसा बर्दाश्त नहीं, यहाँ कानून का राज है। जी देखिए, आपको बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव करने वालों के खिलाफ कुल 14 जिलों में 46 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 525 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 380 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। 145 आरोपियों के खिलाफ धारा 154 के तहत चालान किया गया। देखिए रजनी, सरकार ने सीधा मैसेज भेज दिया है, किसी प्रकार से उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको जो कुछ भी विरोध करना है, आप लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। तो कहीं ना कहीं और सरकार ये भी पता लगा रही है कि किन लोगों ने इस हिंसा भड़काई थी, उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। और लगभग चाहे खुफिया एजेंसियों की बात कर लें, चाहे लाइव की बात कर लें, सब जिलों में अलर्ट हैं। और खुद पुलिस मुख्यालय से, डीजीपी ऑफिस से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही। तो रजनी, कहीं ना कहीं सीधे मैसेज भेज दिया गया है सरकार की तरफ से कि किसी भी प्रकार से आप हिंसा, उपद्रव और किसी भी तरीके से सरकारी क्षति करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपसे ही पैसा वसूला जाएगा। तो सीधे सीधे सरकार का मैसेज है और सीधे सीधे ये मैसेज भेज दिया गया है। जी रजनी। सिद्धार्थ, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, धारा 151 के तहत कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई होती है इस धारा के तहत? क्योंकि 145 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इस धारा के तहत चालान किया गया है। जी बिल्कुल, धारा 151 के अंतर्गत आप शांति भंग के तहत चालान किया जाता है। आपको निरुद्ध कर दिया जाता है कि आप अगर कुछ करते हैं तो आपको इतना जुर्माना देना होगा और 6 महीने तक आप किसी भी प्रकार से आप निरुद्ध हो जाएंगे इसकी निषेधाज्ञा के तहत। और आप अगर किसी प्रकार से उपद्रव करते हैं, ये पुलिस को ये आशंका होती है कि आप कोई उपद्रव कर सकते हैं, इस धारा के अंतर्गत आपको निषेध कर दिया जाता है। ये है धारा 151। तो इसके तहत भी काफी किया गया है। और अभी भी पुलिस लगातार इस धारा 151 के तहत हर जिलों में एक लिस्ट बना रही है और हर थानेवार लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन लोग थे, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस धारा का उल्लंघन कर सकते हैं। जी रजनी। लखनऊ के किन किन इलाकों में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वहां पर नजर बनाए हुए है पुलिस? देखिए, आपको बता दें, लखनऊ की जो स्थित है, लखनऊ में आपको बता दें सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया। 32 ट्रेनें कल कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन आज जो है सब टीमें रोड पर धीमे धीमे लाई जा रही हैं। और जो है, और आपको बता दें, चाहे आरपीएफ की बात कर लें, चाहे आरपीएफ की बात कर लें, रेलवे पुलिस फोर्स की बात कर लें, या फिर और जो सुरक्षा बल उनकी बात कर लें, तो हर स्टेशन पे लगभग चेकिंग की जा रही थी। देर रात तक चेकिंग की जा रही थी और पटरियों तक की चेकिंग की जा रही थी कि कोई जो उपद्रवी है यहाँ छिपा तो नहीं है। सिद्धार्थ, एक और सवाल आपसे, ट्रेनें यहाँ पर कितनी रद्द हुई हैं, इस बारे में अपडेट? देखिए, अब बता दें, लगभग कल 32 ट्रेनें रद्द थी, आज 12 ट्रेनें चला दी गई हैं और देर शाम तक। चलिए सिद्धार्थ, ये बहुत राहत की खबर है। आप बने रहिए सिद्धार्थ, मैं लौटती हूँ। एक और खबर पर आपसे ताजा अपडेट लेंगे। तो लखनऊ की बात की जाए, 32 ट्रेनें पहले रद्द थी और अब 12 चला दी गई है, यानी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म खुलता जा रहा है और ट्रेनें जा रही हैं। ये अच्छी खबर यात्रियों के लिए। एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ नगर निगम जोन 6 की राजस्व निरीक्षक हटाई गई है। नगर आयुक्त ने राजस्व निरीक्षक जोन 6 को हटा दिया है। राजस्व निरीक्षक अंदलीब जहरा को हटाया गया है। नगर निगम की छवि धूमिल करने पर कार्रवाई होगी। स्पष्टीकरण पेश करने का नोटिस भी दिया गया है। तो नगर निगम की छवि को धूमिल करने का
आरोप ऐसा लगा है, इसीलिए ये कार्रवाई होगी। अब स्पष्टीकरण पेश करने का नोटिस भी दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, ये खबर जो बताई जा रही है कि लखनऊ नगर निगम जोन 6 की राजस्व निरीक्षक हटाई गई है, क्या आरोप इनके ऊपर है? अब आगे क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? देखिए, आपको बता दें, लगातार ये विवादों में नहीं है। पहले भी इनके खिलाफ कई बार शिकायतें मिली हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार शिकायत ये रही कि आम जनमानस से लेकर ये ढंग से मिलती नहीं थी और जो इनका मुख्य कार्य था राजस्व संबंधित, उसमें भी लगातार ये लापरवाही कर रही थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अधिकारियों से ये लगातार न फोन उठाती थी, उनके जवाब भी नहीं देती थी और आम जनता के लिए भी परेशानी का सबब बनी रहती थी। तो कहीं ना कहीं अब सीधे जो नगर आयुक्त थे इन्हें हटा दिया गया और इनके खिलाफ जांच भी पुटअप कर दी गई है और इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। हमारे सूत्र बताते हैं कि इनके खिलाफ काफी शिकायतें थी, लगातार ये विवादों में रही। अब देखना ये है कि आगे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। जी रजनी। सिद्धार्थ, और अगर बात की जाए राजस्व निरीक्षक जो अंदलीब जहरा जिनको बताया गया है, जिनको हटाया गया, पहले भी क्या इनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कोई? देखिए, आप एक चीज ये जान लीजिए, लगातार ये विवादों में नहीं। देखिए, आम जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, आप जनता से मिलेंगे नहीं। अगर उनकी कोई समस्या है संबंधित, तो आप उसको जब आप नहीं हल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शिकायत होगी। लगातार शासन में भी इनकी शिकायत हुई, उसके बाद जाकर इनके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। तो कई महीनों से विवादों में थी। लगे तो सिद्धार्थ, अभी तो सिर्फ नोटिस भेजा गया स्पष्टीकरण पेश करने के लिए, ये नोटिस का जवाब कब तक देना है? उसके बाद ही कार्रवाई संभव है? देखिए, आपको बता दें, नियमतः 15 दिन के अंदर नोटिस देना होता है। ये अब 15 दिन के अंदर ये नोटिस देंगे। अब देखिए अपने जवाब में क्या लिखती हैं, लेकिन ये निश्चित है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, इनके खिलाफ और भी जांचें पुटअप होंगी। और सबसे बड़ी, सरकार ने सीधा मैसेज दे गया, आप आम जनमानस की बातें नहीं सुनेंगी और आप ऑफिस में नहीं बैठेंगी, आपका समय नहीं है कोई। और दूसरी बात सबसे ये थी, जो CUG नंबर थे उसको नहीं उठाती थी। इनके खिलाफ काफी शिकायतें थी, शिकायतों के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अब आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये समय से बैठे, सरकार की ये मंशा है। आप क्यों और लगातार इनके ऊपर ये आरोप लगा कि नगर निगम की छत धूमिल कर रही थी। आप कोई अगर योजना भी आ रही तो आप उसको जनता के बीच जाके जनता को बताएं, या फिर आप कुछ ऐसे नकारा जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये संदेश देने की कोशिश है। शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। नगर निगम की छवि धूमिल करने पर अब ये कार्रवाई होगी, 15 दिनों में नोटिस का जवाब देना होगा। यूपी में बड़े पैमाने पर न्यायिक अफसरों का तबादला किया गया है। ज्ञानवापी मामले में वजूखाना सील कराने का आदेश देने वाले जज का तबादला हो चुका है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर का ट्रांसफर हुआ है। नई नियुक्ति पर बरेली भेजे गए हैं रवि कुमार दिवाकर। 285 ADJ स्तर के न्यायिक अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। 213 सिविल जज जूनियर डिवीजन का तबादला हुआ है। 121 सिविल जज सीनियर डिवीजन का तबादला हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने आदेश जारी किया है। 4 जुलाई तक अफसरों को चार्ज सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी में बड़े पैमाने पर न्यायिक अफसरों का तबादला हुआ है। वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़े स्तर पर ये न्यायिक अफसरों के तबादले हुए हैं ज्ञानवापी मामले में, और क्या ताजा अपडेट्स? देखिए, ये केवल ज्ञानवापी मामले का नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर के 238 से ज्यादा जिला स्तर के जो जज हैं उनका तबादला किया गया है, तमाम जिलों में ट्रांसफर किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो रवि कुमार दिवाकर का है, जिन्होंने पिछले महीने 26 अप्रैल को जो कमीशन का आदेश दिया था ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का, जिसके बाद बड़ा हंगामा मचा था और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय गया था। और अपने फैसलों से लगातार ये चौंका रहे थे। सिर्फ कमीशन की कार्रवाई नहीं बल्कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर के वजू खाने में जो शिवलिंग का दावा किया गया था, उस शिवलिंग को लेकर के सील करने का आदेश भी इन्हीं जज ने दिया था और इनको जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसके बाद FIR कैंट थाने में दर्ज कराई गई थी। तो बड़े चर्चित ये जज रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण नाम इन्हीं का था इस लिस्ट में। और निश्चित तौर पे 4 जुलाई को इनको फिर वापस बरेली ज्वाइन करना है। इनसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज को दे दिया गया था, लेकिन अपने फैसलों की वजह से चर्चा में रहने वाले रवि दिवाकर का
जो ट्रांसफर है वो होना एक कहीं ना कहीं दिशा तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद पे क्या अब अदालत का रुख कुछ और होगा या क्या फैसला आएगा, ये आने वाला समय है। लेकिन वाराणसी में निश्चित तौर पे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरह से इन्होंने फैसले दिए वो इनके जीवन के फैसलों में याद रखा जाएगा। जी यानी अभिषेक, ये मान के चले ये नॉर्मल रूटीन जो तबादले होते हैं ये वो नहीं है कम से कम, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में वजूखाना सील करने का आदेश इन्होंने दिया, उसके बाद इनको जान से मारने की धमकी और अब इस तरीके से तबादले हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है, यानी इन्हें सामान्य नहीं कह सकते हम। निश्चित तौर पे देखिए, सामान्य कहा जाए या ना कहा जाए ये तो निश्चित तौर पे एक अब अंदरूनी बातें हैं विभाग की। लेकिन जिस तरीके से थोक में तबादले हुए हैं, 121 सीनियर सिविल जजेस के तबादले हुए हैं पूरे में, और उसी में इनका भी नाम है। लेकिन चूंकि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं तो लोग अब चर्चा में है कि अब पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से हटा, उसके बाद अब इनका तबादला हो गया, तो जाहिर सी बात है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। और ज्ञानवापी मसले पर अब आगे अजय कृष्ण विश्वेश जो कि अब उस मामले को पूरा देख रहे हैं और 4 जुलाई से उसकी फिर सुनवाई शुरू होनी है, तो अब उस मामले पे क्या फैसला आता है, कितने कड़क फैसले आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब जो फैसले आएंगे वो कहीं ना कहीं रवि कुमार दिवाकर के दिए गए पूर्व के फैसलों से तुलना किए जाएंगे और लोग ये देखेंगे कि पहले के जज कैसा फैसला देते थे और अब कैसा फैसला आ रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़े पैमाने पर न्यायिक अफसरों के तबादले, 285 एडीजे स्तर के न्यायिक अधिकारियों को ट्रांसफर हुआ है, 213 सिविल जो जज है, इसके अलावा 121 सिविल जज सीनियर डिवीजन का तबादला हुआ। जूनियर सीनियर तमाम लोग इसमें शामिल हैं और इस बात की जानकारी भी दी गई है। और अब बरेली से खबर है। बरेली जनपद में सुबह सुबह ही एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है। भिड़ंत के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। मामले की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, और आपको बता दें इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। कार में सवार लोग थे और ट्रक के बीच ये भीषण टक्कर हुई। तेज रफ्तार थे दोनों ही वाहन, कंट्रोल नहीं कर पाए। कार और ट्रक दोनों के ही परखच्चे उड़ गए। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार में ट्रक और कार रहे होंगे कि जब आपस में टक्कर हुई तो कार और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। एक स्विफ्ट कार में बैठे 5 लोग रामनगर से हरदोई की तरफ जा रहे हैं। थाना इज्जत नगर क्षेत्र के अंतर्गत चौकी हलालपुर के पास में लालपुर में एक ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान स्विफ्ट कार में बैठे 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। जैसे ही थाना इज्जत नगर की फोर्स को इसकी जानकारी मिली, पुलिस तत्काल मौके पे गई और शव को कब्जे में लेकर जो इनके परिजन हैं उनको सूचित कर दिया गया। इनके परिजन आ गए हैं। शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित कराया जाएगी। मौके में शांति व्यवस्था कारण किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं। हम यहाँ लोग यहाँ से रामनगर से जा रहे थे जी बिलग्राम शरीफ जा रहे थे। 2 गाड़ियाँ थी हम लोगों के पास। एक जो जिसमें एक्सीडेंट हुआ है ये हमसे आगे थी जी ये हमसे आगे आगे चल रहे थे और जो है इनकी गाड़ी का टायर फटा, जिससे टायर फटने से ये दूसरी साइड पहुँच गए। और ये रास्ता वहीं का है जहाँ डिवाइडर में बिल्कुल दूसरी तरफ जाना होता है, बिलवा के पास। जी तो लोगों ने बताया कैसे हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी बरेली से फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। सनी, हादसा कब हुआ है और जो मारे गए हैं लोग उनकी पहचान हो पाई? कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? चलिए, लगता है कि तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल लोगों ने बताया कि डिवाइडर से जो कार है वो टकरा गई और वाहन जो ट्रक है दोनों की टक्कर हुई, यानी कि तेज रफ्तार थे दोनों और संभल नहीं पाए और इसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सनी गोस्वामी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, कोशिश करते बात करने की। सनी, ये हादसा जो हुआ है सुबह सुबह, क्या बताया जा रहा है? कहाँ किसकी लापरवाही हुई और मरने वाले कहाँ के रहने वाले थे?
जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मामला जो सामने आया है वो थाना इज्जतनगर के सामने आया है। ये आपको बता दूं रात की घटना है और ये बहुत भीषण हादसा हुआ है जो ये आपके सामने आया है। आपको बता दें कि ये रामनगर के रहने वाले थे, जो 10 लोग जा रहे थे, जिसमें 2 गाड़ियों में थे। एक गाड़ी में 5 और दूसरी गाड़ी में भी 5 लोग बैठे हुए थे। ये आपस में दोस्त थे और ये हरदोई के जा रहे थे, किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे थे। यह बताया आपको कि जो उसमें दूसरी गाड़ी में सवार युवक था, उसने हमें बताया था कि वो लोग रात में जब जा रहे थे तो फिर रात में उनकी गाड़ी काफी तेज थी और जिसमें कि आगे वाली गाड़ी में पंचर हो जाता है, जिसमें कि आगे के टायर में पंचर हो जाता है तो डिवाइडर पार करके सामने चली जाती है। सामने से आ रहे एक टैंकर ने उससे टक्कर मार देती है, जिसमें कि टैंकर से उसमें जब एक्सीडेंट होता है तो उसके पचखड़े उड़ जाते हैं। इसमें बैठे 5 लोग आपस में एकदम वहां पे मौत हो जाती है और घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, जिसमें कि जो 5 खत्म हुए हैं, जिसमें 2 भाई बताए जा रहे हैं कि चचेरे तहेरे भाई भी खत्म हुए 5 में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपस में ही रिश्तेदार थे जो इस हादसे में मारे गए। और चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं प्रदेश भर के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए और योगा किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर यूपी के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं। राजभवन में राज्यपाल भी मौजूद थी और यहां पर उन्होंने योगा किया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर बीच में जो आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज योगा किया, लोगों को संदेश दिया योगा बहुत है जरूरी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं जयराम ठाकुर की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी योगा करके प्रदेश की जनता को संदेश दिया कि सबको योगा करना चाहिए। अगर योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। और अब कन्नौज से खबर है। कन्नौज में राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह और सांसद सुब्रत पाठक ने योग किया। इस दौरान उन्होंने योग कर निरोग रहने का संदेश भी दिया। तो तमाम लोग योगा कर रहे हैं। राज्य मंत्री ने भी यहां पर योगा किया। सांसद सुब्रत पाठक भी योगा करते हुए नजर आए। हजारों लोगों के बीच योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। निश्चित रूप से आज एक मतलब अच्छा अनूठा कार्यक्रम हुआ है और जनपद के मुझे लगता है एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें यहाँ भागीदारी की है। क्या संदेश देना चाहेंगे? योग को अगर हम अपने जीवन में यदि अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग की निरोगी काया रहेगी और किसी भी काम में हमारा मन लगेगा। तो निरोगी काया चाहिए है तो योग करिए। तमाम मंत्री लोग यही संदेश दे रहे हैं। इधर योग दिवस पर जौनपुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योग किया। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, विधायक रमेश सिंह ने भी योग किया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कार्य है, सभी को योग करना चाहिए। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को और दुनिया के तमाम देशों के नागरिक जो आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का योग दिवस बहुत खास है। आज़ादी के अमृत काल में देश की 75 आइकॉनिक साइट्स पर हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। और इसी क्रम में जौनपुर की ऐतिहासिक विरासत शाही किले पर आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आयोजन में हिस्सा लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर मैं पूरे जनता, पूरे विश्व के सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि आज सभी ने विश्व योग दिवस पर योग करके दिखाया कि योग में ही सब कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा, आज पूरे विश्व में 195 देश आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए पूरे देश को मैं बधाई प्रस्तुत करता हूँ।
अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दिन संभल में प्रशासन का फेलियर सामने आया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसील पर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस महकमे की खुफिया इकाई को धरना प्रदर्शन की समय रहते खबर तक नहीं लगी। हमारी मांग है कि वो जो अग्निपथ इन्होंने जो कानून बनाया है वो वापस लें और स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए युवाओं को, जो क्योंकि जो सरकार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने के लिए वायदे से आई थी, आज तक वो रोजगारों को छीनने का काम किया है। कहीं भी किसी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हमारी तो अब किसान भी अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं के साथ खड़े हो गए हैं। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दिन संभल में प्रशासन का फेलियर भी सामने आ गया। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन किया। पहले से ही भारत बंद को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन यहां उल्लंघन किया गया। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध किया और तहसील पर धरने पर भी बैठ गए। और जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, भड़काऊ मैसेज, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। उन्नाव से बड़ी खबर है, भड़काऊ मैसेज वायरल करने पर सपा नेता अरेस्ट कर लिया गया है। अग्निपथ को लेकर सपा जिला पंचायत सदस्य ने प्रदर्शन किया था। जाम लगाने के लिए लोगों को उकसाने का मैसेज वायरल किया था। ग्रुप में मैसेज वायरल कर युवाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। वायरल मैसेज पर उन्नाव पुलिस ने एक्शन लिया और सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस बारे में सीओ पूर्वा पंकज सिंह ने भी बताया कि गिरफ्तारी कहां से हुई और किस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी की है। तो जो जिला पंचायत सदस्य है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और 6 अन्य लोगों को भी जेल भेज दिया गया है गिरफ्तार करके। बार बार सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं बीजेपी के कि इसमें विपक्ष का हाथ है और अब सपा नेता को गिरफ्तार करना एक बड़ा संदेश, एक बड़ा जो साजिश है वो बेनकाब हो चुकी है। मोरावा थाने में कुछ लोगों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एक बात जिंदाबाद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा था और धरना और जुलूस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस ग्रुप पर समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और भाई अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोई रिलेशन नहीं था, न ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ तो जो भी अपनी स्थिति करेगा, उपद्रव फैलाएगा, अग्निपथ को लेकर विरोध करेगा, उनकी गिरफ्तारी लगातार हो रही है। हर खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।